हम लोग संविधान का आज भाग 3 पढ़ने वाले हैं। भाग 3 तो भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? तो हम लोग बताए थे कि भाग 3 12 से 35 तक। कितना तक? 12 से 35 तक कितना है? भाग 3। इससे पहले हम लोग ने भाग 1 और भाग 2 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए भाग 1 और भाग 2 को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हम लोग आज भाग 3 पढ़ने वाले हैं, जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। 12 से 35। और हम लोग ने भाग 1 और भाग 2। मूल संविधान में कितना भाग है? मूल संविधान जब बना था तो उस समय कितना भाग था? 22 भाग, जिसमें हम लोग आज तीसरा भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकेंड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है? तो 1 से 4 अनुच्छेद तक। 1 से 4 अनुच्छेद तक उसको क्या कहते हैं? भाग 1। और भाग 2 तो 5 से 11। 5 से 11 आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। तो भाग 1 1 से 4 और भाग 2 5 से 11। भाग 1 राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में क्या है? राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में, स्टेट एवं यूनियन। और भाग 2 आर्टिकल भाग 2 कहाँ से? 5 से 11। इसमें किसके बारे में बात है? सिटीजनशिप। किसके बारे में बात है? सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप के बारे में मतलब नागरिकता। किसके बारे में बात है? नागरिकता। ये कहाँ से लिया गया था? तो ये यूके से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन जिसे आप लोग कहते हैं। भाग 2 5 से 11 आर्टिकल सिटीजनशिप, नागरिकता। तो हम लोग ने आपको बताया था नागरिकता कितने प्रकार से ले सकते हैं? 5 प्रकार से। नागरिकता हम लोग कितने प्रकार से ले सकते हैं? नागरिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। तो हम लोग कितने प्रकार से ले सकते हैं? 5 प्रकार से। 5 प्रकार से। पहले था जन्म के आधार पे। पहले कितना क्या था? जन्म के आधार पे, मतलब आप भारत में जन्म ले लिए तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर था पहले। उसके बाद क्या हुआ? वंश के आधार पे। उसके बाद वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे। तीसरा रजिस्ट्रेशन करके। चौथा अर्जित भूमि। चौथा किससे? अर्जित भूमि। चौथा अर्जित भूमि। और 5वां जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, रजिस्ट्रेशन, अर्जित भूमि तो हो गया। तो अब 5वां कला के अनुसार। कला के अनुसार। ठीक है। तो जन्म के आधार पे तो इसमें अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया? तो 1986 में। कब अमेंडमेंट किया गया? तो 1986 में। कि जन्म के आधार पे पहले मिल जाता था, जैसे में जिसका भारत में जन्म हुआ उसे मिल जाता था। जन्म के आधार पे कब हुआ? तो 1986। दिख रहा है 1986 है? तो जन्म के आधार पे कब मिल जाता था? 1986 में। 1986 में मिल जाता था। तो फिर तो इसमें होता था कि पाकिस्तान के लोग आते थे और जन्म कहाँ हो जाता था उनका बच्चे का? भारत में। तो उनको भी मिल जाता था। तो ये गलत नहीं था कि भारत को तो निवासी नहीं थे तो जन्म के आधार पे पहले मिलता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वंश के आधार पे। तो वंश के आधार पे कब अमेंडमेंट हुआ? तो 1992 में वंश के आधार पे मिलने लगा। कि मगर अगर मतलब कोई बच्चा भारत में उसका जन्म हुआ है तो उसका माँ या बाप में कोई भी भारतीय हो तब ये वंश के आधार पे मिलता है। रजिस्ट्रेशन मतलब होता है कि कोई यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसको, मतलब 15 डॉक्यूमेंट्स जो एनआरसी वगैरह है उसी में से 15 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स किसी का रहना चाहिए। वो 7 साल लगातार। कितना साल? 7 साल लगातार। 7 साल भारत में रहना चाहिए। 7 साल लगातार भारत में रहेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है। अर्जित भूमि। अर्जित भूमि मतलब जैसे में भारत सिक्किम को मिला लिया गया तो अर्जित भूमि था। पहले भारत और सिक्किम अलग अलग देश थे तो सिक्किम भारत में मिल गया तो वो क्या हुआ? अर्जित भूमि में आ गया। तो अर्जित भूमि में कौन आ गया? सिक्किम। उसके बाद कला के अनुसार, जैसे कि कोई वैज्ञानिक है, कोई कला उसके पास है
तो उसके लिए कितना साल रहना चाहिए? 10 साल। कितना साल? 10 साल अगर जो वो है तो वो फिर भारत के निवासी है। तो भाग 1 और भाग 2 का वीडियो तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग आर्टिकल भाग 3 जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 12 से 35 ये कहाँ से लाया गया है? तो इसे कहते हैं भाग 3 में किसके बारे में चर्चा है? तो फंडामेंटल राइट्स। किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या इसे को ही कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। ये पूछा जाएगा किस देश से लाया गया था। जैसे सिटीजनशिप किस देश से लाया था? यूके से लाया गया था, यूनाइटेड किंगडम। उसी तरह फंडामेंटल राइट्स किस देश से लाया है? तो ये यूएसए से लाया गया है। कहाँ से? यूएसए मतलब कहाँ से लाया गया? अमेरिका से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से लाया गया है। इसी को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि 12 जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स है इसी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अब हम लोग आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 12 क्या कहता है? मतलब अनुच्छेद 12 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 12 कहता है कि फंडामेंटल मौलिक अधिकार का परिभाषा बताता है। मौलिक अधिकार का क्या बताता है? परिभाषा। ये उतना खास नहीं है। मौलिक अधिकार का परिभाषा बताता है। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 बताता है कि अगर संविधान के पहले या बाद कोई भी संविधान के मूल अधिकार को ठेस नहीं पहुंचा सकता। आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान के पहले या बाद, संविधान के पहले या बाद कोई भी मूल अधिकार को, संविधान के पहले या बाद कोई भी मूल अधिकार को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। ठेस नहीं पहुंचा सकता है। ठेस नहीं पहुंचा सकता है। तो इसी से तलाक वाला जो 3 कानून आया था ना, हटाया गया था। तो इसी से हटा था। किससे? आर्टिकल 13 से, अनुच्छेद 13 से। तलाक जो 3 बार हुआ था ना, कि तलाक 3 बार बोल देता था तलाक हो जाता था, तो किससे हटाया गया? अनुच्छेद 13 से। मतलब कोई भी संविधान के पहले या बाद कोई भी मूल अधिकार को ठेस नहीं पहुंचा सकता। अब आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। तो ये पूछे किस देश से लाया? तो विधि के समक्ष समानता ये भी कहां से लाया गया? यूके से। ये भी कहां से लाया गया? यूनाइटेड किंगडम। विधि के समक्ष समानता मतलब, विधि के समक्ष समानता मतलब कानून में सभी समान हो। कानून में सभी को समानता हो। जैसे में अगर सलमान खान ने काला हिरन को मारा था तो उनको भी जेल जाना पड़ा, मतलब उनको भी कोर्ट कचहरी का अथी करना पड़ा। तो विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के लिए सब समान हो। कानून के लिए सब समान हो। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के लिए सब समान हो। अब होता है वो कानून से सुरक्षा। कानून से सुरक्षा ही कौन देश से लाएगा? कानून से संरक्षण। तो ये यूएसए कहां से लाया गया है? अमेरिका से। विधि के समक्ष समानता यूके से और कानून से संरक्षण यूएसए से। ठीक है, तो आर्टिकल 12, 13, 14 हम लोग ने पढ़ लिया है। अब अगला 15 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 कहता है जाति, लिंग, धर्म, स्थान, जाति, लिंग, धर्म, स्थान, जाति, लिंग, धर्म, स्थान, इन सब पे भेदभाव नहीं करेंगे। इन सब में भेदभाव नहीं होगा। जैसे में अगर कोई जाति है तो उससे कोई मतलब नहीं, लिंग, धर्म, इस वन पे कोई नहीं, कोई किसी धर्म के उससे कोई मतलब नहीं। जाति, लिंग, धर्म, स्थान, इन सब में भेदभाव
नहीं होगा। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन मतलब क्या होता है? लोक नियोजन मतलब नौकरी के अवसर, नौकरी के अवसर। लोक नियोजन की समानता मतलब नौकरी के अवसर, मतलब सभी को नौकरी के अवसर मिलेगा। ऐसे कोई नहीं कि हाँ जाति पे या चाहे लिंग धर्म किसी पे कोई चीज का थी नहीं। लोक नियोजन की समानता मतलब सभी को नौकरी की समानता, सभी को उतना है। लेकिन इसी में थोड़ा सा SC ST को लिए थोड़ा सा छूट मिल गया था। आर्टिकल 16 हो गया। अब आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की खत्म, अनटचेबिलिटी की खत्म। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत की खत्म, छुआछूत, छुआछूत मतलब नहीं जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में जो छुआछूत करते हैं कि ये छोटा जात है बड़ा जात है, ये सुन के खत्म कहाँ है? आर्टिकल 17। ये इंपॉर्टेंट है, छुआछूत के खत्म। ये किसके बारे में? आर्टिकल 17। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन की समानता मतलब नौकरी के अवसर सभी को समानता। आर्टिकल 15 जाति लिंग धर्म स्थान के नाम पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। इन्हें कि हाँ जाति हाँ धर्म स्थान बिहार से या चाहे कोई भी जाति लिंग धर्म स्थान से कुछ किसी तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगला ये कहाँ था? आर्टिकल 17 तक। अब आर्टिकल 18 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 18, आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। ठीक है। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधि का अंत, उपाधि का अंत। और उपाधि मतलब क्या होता है भाई? तो उपाधि मतलब जैसे नहीं कोई भी, जैसे मैं डॉक्टर लगाए हुए तो इस वक्त उपाधि का अंत करना। उपाधि अब किसके किसके पास रहेगा? तो सिर्फ टीचर के पास एक रह सकता है उपाधि, और फिर आर्मी वगैरह के पास, आर्मी इन लोगों के पास सिर्फ उपाधि का रहेगा। उपाधि का अंत कहाँ है? आर्टिकल 18। ठीक है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि आप राइट टू एक्सप्रेस है, राइट टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, आप किसी भी राज्य में जाके घूम सकते हैं, घूम सकते हैं। आप कहीं पे भी अपना व्यवसाय खोल सकते हैं, व्यवसाय खोल सकते हैं मतलब आप कहीं पे भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है? आर्टिकल 19 व्यवसाय खोल सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं, चौथा लेकिन हथियार नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या था? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के 4, आर्टिकल 19 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एकदम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 17 क्या कहे थे? अनटचेबिलिटी की खत्म, वो भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 18 क्या कहे थे? उपाधि के खत्म मतलब कोई भी उपाधि नहीं रख सकता। अगर किसी को मतलब दूसरे देश के उपाधि मिला तो वो भी राष्ट्रपति से पूछ के रख सकता है कि हम रखें। मतलब इसमें के लिए क्या था? उपाधि के बारे में किसमें चर्चा था? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 में हमने आपको कहा कि आर्टिकल 19 के 4, आर्टिकल 19 के 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें था कि पहले संपत्ति था ने, संपत्ति, पहले संपत्ति जो था किसी का मौलिक अधिकार था। क्या था? पहले संपत्ति मौलिक अधिकार था, पहले संपत्ति मौलिक अधिकार था मतलब किसी की संपत्ति है, जैसे में किसी के पास कुछ खेत है तो उसी का था। लेकिन अब संपत्ति को क्या में बदल दिया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानून अधिकार बदल दिया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या में बदल दिया? कानून अधिकार में बदल दिया। तो ये कब हुआ? तो 1978 में। कब हुआ? 1978 में। तो अब पूछे किनके द्वारा हुआ? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई के समय। मोरारजी देसाई के समय में क्या हुआ? तो संपत्ति के अधिकार को क्या में बदल दिया? मौलिक अधिकार में। मतलब पहले संपत्ति के अधिकार जिसके पास था वही, जिसमें अब यहाँ से ट्रेन पास करवाना है, यहाँ से मानिए रेलवे ट्रैक पास करवाना है, यहाँ पे किसी आदमी का जमीन आ गया, वो दे ही नहीं रहा है क्योंकि क्या है? मौलिक अधिकार है मतलब मेरा मन हम नहीं देंगे,
तब उससे लड़िएगा नहीं नहीं। तो उसी में क्या कर दिया कि मौलिक अधिकार को क्या कर दिया, कानून अधिकार कर दिया। मतलब आपका जो जमीन वगैरह ये सब कहाँ है, सब सरकारी चाहेगा तो वो ले भी सकता है। तो ये कब हुआ, तो 1978 में मोरारजी देसाई के समय हुआ। किसके समय, मोरारजी देसाई के समय। तो क्या, तो ये कैमा संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन। ये तो अभी संविधान संशोधन बताएंगे, किस कैमा संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन या संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार में बदल दिया गया है। किस्म के कैमा आर्टिकल है, तो 300 के क आर्टिकल में है जुड़ा हुआ, ठीक है। इसी को ही 19 के 4 को ही बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछेगा कि मतलब किसे कहा जाता है रीढ़ के हड्डी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 19 के 4 सॉरी क नहीं 19 के 4, जिसमें क्या किसके बारे में चर्चा है, तो संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार पहले था मौलिक अधिकार, उसे अब क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार। क्या कर दिया, कानूनी अधिकार। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई। कब हुआ, तो 1978 में। कैमा संविधान संशोधन था, 44वां। कैमा संविधान संशोधन था, 44वां, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20, जिसमें कहा गया है कि एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, और सजा भी उस समय के अनुसार। देखिए इसको समझाते हैं। मतलब आपने एक गलती किया, उसका कितना सजा, एक ही सजा। एक गलती की एक सजा, और सजा भी उस समय के अनुसार। जैसे ये चल रहा है 2022, तो इसी के अनुसार। जैसे में अभी सबसे अगर जो खतरनाक सबसे गंदा काम करेंगे तो उसमें क्या है, आपको उम्र कैद बहुत कम ही रेयर चांस में है कि आपको फांसी पे चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है कि एक गलती की एक सजा, और सजा भी उस समय के अनुसार। सजा भी उस समय के अनुसार, इस समय के अनुसार कि जैसे में फांसी, या पहले हुआ था कि ब्लेड से दोनों तरफ से काट दिया जाता था, चुनवा दिया जाता था मतलब कि दीवार में दुपट्टी दीवार कर देता था, उसको बीच में आदमी कर देता था, फिर मतलब दीवार में उसको चुनवा दिया जाता था। काला पानी की सजा इसमें क्या था, पहले था। अब क्या होगा, तो एक गलती की एक सजा, और सजा भी उस समय के अनुसार, जो समय में हम लोग जी रहे हैं, जैसे हम 2022 में जी रहे हैं, तो इसी के अनुसार सजा मिलना है। नहीं कि ले आए पहले वाला राजा वाला महाराजा वाला कोड़ा मार रहा है, इस पर नहीं है, ठीक है। इसी समय के अनुसार होगा। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब इसमें भी राइट टू एक्सप्रेस, मतलब जिसको जो स्वतंत्रता है वो कर सकता है। इसी में है, मतलब है कि आप आत्महत्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है आप आत्महत्या करते पकड़ा जाएंगे तो फिर आपको मार के चूर दिया जाएगा। मतलब आप अपने आप को आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22, इसमें है अपराध के बारे में। अपराध, अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो उससे पहले आपको क्या दिखाया जाएगा, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR बोल दिए। आप अगर आपने मतलब अपराध किया तो उसमें आपको क्या दिखाया है, जैसे जो आपको पकड़ने आए वो आपको क्या दिखाएंगे, वारंट। क्या दिखाएंगे, वारंट। के आपके नाम पे वारंट निकला हुआ है, आपको गिरफ्तार करना है तो आपको क्या दिखाएंगे, वारंट। उसके बाद दूसरा है कि आप वारंट दिखा दिए तो जो आपको पकड़ के ले गए हैं उनको 24 घंटे के अंदर, कितना, 24 घंटे के अंदर आपको जज के पास उनको पेश करना है। मतलब 24 घंटा के अंदर आपको उनको कहाँ, जज के पास पेश करना है कि हाँ ये लड़का था, मतलब ये अपराधी था। और वारंट, बीच में अगर जो कोई छुट्टी है, जैसे में एतवार वगैरह आ गया तो आप 24 घंटा से 48 घंटा हो जाएगा, लेकिन
जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर उनको क्या करना रहता है, पेश करना रहता है। तो आप अपराध किए तो आपको पहले वारंट दिखाया जाएगा, उसके बाद क्या कहें हमने कि 24 घंटे के अंदर आपको जज के पास पेश करना रहता है। तीसरा रहता है कि आप अपना मनपसंदीदा वकील रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आप अपना मनपसंदीदा वकील रख सकते हैं। तीसरा क्या कहा? आप अपना मनपसंदीदा वकील रख सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 22 में एक और है कि जिसमें आप पे मतलब आप कोई जुर्म किए भी नहीं और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे में उसमें रहता है कि पता चल जाता है कि इन्हीं के कारण दंगा उंगा होने वाला है, तो उसमें भी आपको किया जा सकता है। कुछ दिन तक आपको कहीं पे होटल वगैरह में रख के दूर रखा जा सकता है कि आपसे दंगा उंगा ना भड़के। ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 था। अब आर्टिकल 23 के बारे में, आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या हुआ? मानव तस्करी को रोकना। मानव तस्करी को रोकना मतलब किसी के अंग निकाल लिए, किडनी, फेफड़ा, इसमें जो निकाल रहे हैं वो क्या है? मानव तस्करी। मानव तस्करी में होता है कि मतलब किसी के उसका अंग को निकाल लिए। मानव तस्करी को रोकना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बालक श्रम को रोकना। बालक मतलब बाल बुतरुस काम करवाना, इसमें को रोकना कब है? आर्टिकल 23। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना आर्टिकल 23। बालक श्रम को रोकना। बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर को रोकना किसमें है? बंधुआ मजदूर मतलब उससे काम भी करवा रहे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? बंधुआ मजदूर। बालक से काम करवाना, इसमें रोकना किसमें है? आर्टिकल 23। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी से रोकना, इसमें क्या है? किसमें? आर्टिकल 23। ठीक है। आर्टिकल 24 के बारे में अब हम लोग जाएंगे। आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है 14 से कम उम्र, 14 से कम एज के बच्चे को, 14 से कम एज के बच्चे को आप मतलब बड़ा फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं, जिसमें जो पॉइजनस हो। 14 से कम उम्र के बच्चों को जहरीला फैक्ट्री या मतलब जो विस्फोटक फैक्ट्री हो, जैसे में बारूद उरूद, ये सब में आप उससे काम नहीं करवा सकते। कितना से? 14 से कम उम्र के बच्चे को। ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आज हम लोग 35 तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? आर्टिकल 25। इसे आप लोग दो बार 3 बार जितना बार पढ़ेंगे आपका रिवाइज होगा। आर्टिकल 25 कहता है कौन साइंस की स्वतंत्रता। कौन साइंस की स्वतंत्रता मतलब धर्म प्रचार, ये सब आप कर सकते हैं। धर्म प्रचार जिसमें सिख तलवार वगैरह रख सकते हैं, मतलब एक इसमें किसमें चर्चा है? आर्टिकल 25। कौन साइंस की स्वतंत्रता मतलब धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, इसमें किसमें है? आर्टिकल 25। ठीक है। आर्टिकल 25 तक हम लोग बात कर चुके हैं, फिर से हम लोग रिवीजन कर देते हैं। जिसमें आर्टिकल 23 के बारे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग था कि मतलब बालक श्रम को रोकना, मतलब बंधुआ मजदूर, इसमें बालक उलक से काम नहीं करवाना है। आर्टिकल 24 में क्या था? आर्टिकल 24 में था कि 14 से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करवाना है, जो ज्यादा डेंजरस हो वो सब काम नहीं करवाना है 14 से कम उम्र के बच्चे को। आर्टिकल 25 में क्या था कि आप अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्साइंस की स्वतंत्रता मतलब कृपाल रख सकते हैं, जो सिख वगैरह वो सब कृपाल रख सकते हैं। अब आर्टिकल 26 या अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि आप मतलब सामूहिक भीड़ लगा सकते हैं। सामूहिक भीड़ लगा सकते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 26? सामूहिक भीड़ लगा सकते हैं। जैसे में सामूहिक भीड़ कब लगता है? जैसे में आपने दशहरा मनाया, दशहरा दीपावली में, इसमें सामूहिक भीड़ लगता है ना, तो आप लोग सामूहिक भीड़ लगा सकते हैं। कब कहता है? आर्टिकल 26 सामूहिक भीड़ के बारे में। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है धर्म के कार्य पर नो टैक्स। क्या? नो टैक्स मतलब धर्म के जो कार्य होगा उस पर नो टैक्स। जैसे में जो भी पैसा
हम धर्म से में जो लागत धर्म में जो लगेगा उसमें क्या है, नो टैक्स। धर्म के कार्य पे नो टैक्स। सामूहिक भीड़ लगा सकते हैं, ये किसमें, आर्टिकल 26। दशहरा, दीपावली में, ईद में, इसमें आप लोग सामूहिक भीड़ लगा सकते हैं, ये किसमें, स्वतंत्रता आर्टिकल 26। फंडामेंटल राइट्स है, 27 हो गया। अब आर्टिकल 28 के बारे में करते हैं। धर्म के कार्य पर नो टैक्स, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 देखिए, सरकारी संस्था पर नो धार्मिक शिक्षा। मतलब सरकारी संस्था में आप गए और उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे हम कोई सरकारी स्कूल है, उसमें अपना धर्म के बारे में नहीं बता सकते। सरकारी संस्था पे नो धार्मिक शिक्षा, ठीक है। ये आर्टिकल 28 था। अब आर्टिकल 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है। तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये दोनों एक ही नियम है। आर्टिकल 29 में कहा गया अल्पसंख्या के शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में। अल्पसंख्या मतलब जो कम है, मतलब वो कम संख्या में, अल्पसंख्या के शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में। कम जो देश में कम है, जैसे हम पारसी लोग, इस पर कम है। अल्पसंख्या के शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में कब है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 भी वही कहता है कि अल्पसंख्या अपने संस्था खोल सकते हैं। अल्पसंख्या अपना संस्था खोल सकते हैं, अपना संस्था खोल सकते हैं। क्या है, आर्टिकल 30, ठीक है। अब आर्टिकल 31, यही है कि मतलब जो संपत्ति का अधिकार क्या था, संपत्ति का अधिकार क्या था, कानून अधिकार था। संपत्ति का अधिकार क्या था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार, यही था। आर्टिकल 31 के बाद 31 में यही था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। लेकिन इसी को क्या चेंज कर दिया गया था, कब चेंज कर दिया गया था, 1978 में। किनके द्वारा चेंज कर दिया था, मोरारजी देसाई के द्वारा चेंज कर दिया था। कैमा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन से चेंज कर दिया गया था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार चेंज कर दिया था। लेकिन यही कब था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, मौलिक अधिकार था। कब था, तो आर्टिकल 31 में इसी को चेंज कर दिया था। कब, तो 300 के कम में चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया आर्टिकल 31। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा भारत का क्या है, 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट। इसी को कहा जाता है कि मतलब मौलिक अधिकार का संरक्षण किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के। मौलिक अधिकार का संरक्षण किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। मतलब अगर जो किसी का मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। लास्ट ऑप्शन कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षण किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 32 हो गया। 5 प्रकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, यही सुन रहता है। उत्प्रेक्षण पर, ठीक है। आर्टिकल 32 खत्म हो गया। और हाई कोर्ट के बारे में कब है, तो हाई कोर्ट 226, हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है। आर्टिकल 226 में किसके बारे में, हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कब है, आर्टिकल 32। ये कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है, 5 प्रकार के। और ये 5 प्रकार से ज्यादा रीट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, 26 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं, 26 हाई कोर्ट हैं। इसमें से 26 हाई कोर्ट हैं, उसमें से
अपना जो हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार का हाई कोर्ट कब बना, मतलब जो पटना में बना हुआ है, पटना हाई कोर्ट कब बना, तो 1916 में। पटना हाई कोर्ट कब बना, पटना हाई कोर्ट कब बना, 1916 में। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया चर्चा। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 35 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आर्टिकल 33 और आर्टिकल 24 के बारे में। आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। आर्टिकल 33 कहता है कि जो मीडिया गुप्तचर, मीडिया को हिंदी में ही लगता है गुप्तचर कहा जाता है, हाँ मीडिया गुप्तचर नहीं, दोनों अलग अलग है। मीडिया गुप्तचर, मीडिया गुप्तचर आर्मी, मीडिया गुप्तचर आर्मी, इन लोगों का मूल अधिकार, इन लोगों का मूल अधिकार मीडिया गुप्तचर, इन लोगों का मूल अधिकार थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 33 कहता है मीडिया गुप्तचर आर्मी, इन लोगों का मूल अधिकार थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 क्या कहता है, इसमें अप्सा कानून के बारे में है, मतलब ठीक है, यहीं पे बात करते हैं, खत्म। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग आज भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 4 जो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 36 से 51। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जो भाषा के अनुसार बना, तो कौन है वो, आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पे सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। तो कब बना, तो 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर जो चैनल पे नहीं है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।